कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य। इसका मैंने लास्ट वीडियो में जो अपना पूरा यूनिट पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया है। आज अपना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या मैंने जो आपको कल बताया था उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है कि नहीं है और उसको आप डील कर पाते हैं कि नहीं। आप में से जो भी लोग अब तक 2020-22 सेशन का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके इसी चैनल पर AEPS वाले चैनल पे ही प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार डीलेड 2020-22 के नाम से। वहाँ आप लोग जाकर अपना प्रीवियस सारा वीडियो एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न आया है और उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आने वाले समय में एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपका यह सब्जेक्ट का कोड क्या हो गया, F6, जो कि अपना क्या है, शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो अपना जेंडर टॉपिक होता है ना वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और इसको आपको बढ़िया से समझना है क्योंकि इसमें जेंडर है, समावेश और समावेशी शिक्षा के ऊपर में है और ये दोनों क्या है कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका ये पेपर भी कितने नंबर का होता है, तो 35 नंबर का होता है। क्लियर है। जिसमें से आपको पता ही है कि इसका पैटर्न क्या है, जिसमें आपको 5 नंबर देना होता है लॉन्ग वाले में, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं, मतलब कि 5 × 5 25 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे और एक आपको लॉन्ग बनाना है जो कि होता है अपना 10 नंबर का। हो गया 35 नंबर। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। अब देखिए समावेशी शिक्षा में जो अपना आकलन का प्रकृति होता है उसके बारे में आपको बतलाना है कि वो प्रकृति कैसा होता है, किस प्रकार से हम लोग आकलन कर सकते हैं। इस पर आपको पूरा सोच कर आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि उस प्रकार का शिक्षा प्रणाली जहाँ पर एक सामान्य बच्चे के साथ एक विशिष्ट बच्चा बैठकर एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अर्थात जो बच्चा में मानसिक या शारीरिक या बौद्धिक या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो जो उसे सामान्य बच्चा से क्या करे, अलग करे, और उसको एक साथ बैठाकर नॉर्मल बच्चों के साथ में शिक्षा देना ही क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। तो उसका आकलन का जो प्रकृति होगा, मान लीजिए कि आप एक किसी सामान्य बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं और उसका आप आकलन कर रहे हैं, तो सामान्य की तुलना में आपको विशिष्ट बच्चों का आकलन करने के लिए थोड़ा अपने योजना को तो अलग बनाना पड़ेगा ना। अब कोई सामान्य बच्चा है, उसका बुद्धि लब्धि भी सही है, सामान्य है, और उसके अपेक्षा में कोई बच्चा का बुद्धि लब्धि कम है, तो उसका आकलन करने में आपकी जो योजना होनी चाहिए सो अलग प्रकार की होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो उसके आकलन में उसके रुचि का, आनंद का, वो किस प्रकार से सीख रहा है, उसके संसाधन का, हर प्रकार का आपको ध्यान रखते हुए उसकी प्रकृति भी होगी और उसकी प्रक्रिया भी होगी आकलन करने की। मतलब समझ गए। और आकलन का सिंपल अर्थ होता है शिक्षक अपने आप का भी टेस्ट करते हैं और बच्चों को भी देखते रहते हैं, निरंतर उनकी समस्याओं को पहचानते हैं और उसका समाधान करते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न है इसी का अथवा में, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ी। समावेशी शिक्षा क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। इसकी आवश्यकता विद्यालय पर क्यों पड़ी, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा मंदिर है, ऐसा एक प्रांगण है जहाँ पे हर धर्म हर जाति के बच्चे जाते हैं पढ़ने। और अगर वहाँ पे एक समान भाव नहीं होगा शिक्षक का चाहे बच्चों का, तो वहाँ पे विद्यालय का जितना भी कार्य है वो सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे एक साथ रहकर समाज का उन्नति करना हो या आपस में प्रेम का करना हो, स्नेह लाना हो, हर प्रकार का क्या होगा, एक समान भाव से समानता के अधिकार के साथ ही हो पाएगा, वरना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि भारतीय समाज में समावेश और अपवर्जन के विभिन्न रूपों का वर्णन संक्षेप में करें। देखिए समावेश का मतलब क्या होता है और अपवर्जन का वर्णन क्या होता है। आपने सुना होगा हाशिए का समाज, आपने सुना होगा हाशिए का समाज, अर्थात क्या हुआ कि ऐसा समाज जो केंद्र बिंदु, मतलब कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितना भी लाभ मिलता है सरकार का, जितना भी योजना है, हर कुछ प्रकार से वो सब कुछ का लाभ नहीं उठा पा रहा है, सुविधा नहीं उठा पा रहा है
और क्या है, सुविधाओं से वंचित है, मतलब कि बॉर्डर लाइन पे ही है, इस प्रकार को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्जन बोलते हैं। और इसी को हर प्रकार की समस्या का समाधान करा के हर सुविधा उपलब्ध कराना क्या कहलाएगा, समावेश कहलाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी डील किया है और आपके ऑलरेडी नोट्स में भी लिखा हुआ है। जो अब तक नोट्स नहीं लिए हैं, यहाँ देखिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए। F1 से लेके F12 तक का 300 आपको लगता है, ये आपको एक बार बस पेमेंट करना है, बाद बाकी सारा फैसिलिटी आपका ऐसे ही होता है। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इस कथन का विश्लेषण करें। अब देखिए आप क्या हैं, आप मान लीजिए कि एक टीचर है, ठीक, चलिए बना लीजिएगा जो मास्टर साहब का आपके दिल में फिगर आवे ना, उनका मन में बना लीजिए। चलिए आप एक टीचर हैं, ठीक। अब आपको सोचना है कि आपका जो कक्षा है उसके अंदर विविधता तो होगा, क्योंकि हर बच्चों का भाषा अलग होगा, मातृभाषा अलग अलग होगा, बच्चे का जात पात भी अलग अलग होगा, हर प्रकार से। अब आपके उंगली जो हैं, 5 उंगलियां हैं, उसको एक समान है नहीं है। उसी प्रकार से विद्यालय प्रांगण के अंदर में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा प्रकार के बच्चे होते हैं। तो विविधताओं का क्या होता है, एक भंडार होता है विद्यालय के अंदर में। अब आपको एक शिक्षक के प्रति उस सारी विविधताओं को क्या लेना है, समस्या के रूप में नहीं, संसाधन के रूप में आपको उपयोग करना है। और उसको आप किस प्रकार से करते हैं, अगर मान लीजिए कि अलग अलग जाति का है और आप बस एक जाति को लेकर चल रहे हैं, या लड़का है लड़की है, आप बस एक लिंग के ऊपर में ही हैं, आप बस लड़का से ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, उस चीज़ में कहीं ना कहीं हीनता का भावना पैदा करेगा। तो आप कितना संवेदनशील हैं और आप कितना उस चीज़ को गंभीरता से लेकर सारे कार्य को संपन्न करते हैं, वही आपको यहाँ पे एक टीचर के रूप में डील करना है। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के संदर्भ में पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। अब देखिए, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों का जो पाठ्यक्रम होगा, मतलब कि कोई मान लीजिए कि दृष्टिबाधित है, मतलब कि देख नहीं सकता है, या फिर सुन नहीं सकता है, या फिर चल नहीं सकता है, या फिर मानसिक रूप से क्या है, मंद बुद्धि है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम क्या उनके अनुसार बनाना चाहिए, तब ना वो पूरा उनके अनुकूल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित, मतलब कि जो देख नहीं सकता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े प्रिंट या ब्रेल लिपि वाला हम लोग पठन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हियरिंग ऐड लगा सकते हैं उसमें, ठीक। लिपि का एक आता है अपना, रीडिंग जो रिकॉर्डिंग हुए होता है, वो कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई चल नहीं सकता, विकलांग बच्चा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, व्हील चेयर की उसके लिए हम करवा देंगे। जो उसके आसपास में सामने से जो वस्तु का उसको रुकावट आएगा, उसको हटा देंगे। जो बाधा आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग हटाते रहेंगे। अब जो बच्चा मान लीजिए मानसिक रूप से मंद बुद्धि है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार का रुचिदायक कौशल प्रशिक्षण करवाएंगे, ताकि बच्चा का क्या हो, स्तर विकास हो और उस चीज़ में वो रुचि लेने लगे। क्लियर। अब यही क्वेश्चन सेम है आपका कि विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों की शैक्षिक चुनौतियों की चर्चा संक्षेप में कीजिए। अब सिंपल सी बात है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको देखने में समस्या होगा, तो शिक्षा के लिए क्या हो गया, उनके लिए चुनौती हो गया। जो सुन नहीं सकते हैं वो पढ़ाई को सुनेंगे नहीं, तो समझने में उनको दिक्कत होगा। जो मान लीजिए विकलांग टाइप के बच्चे हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको अलग प्रकार की गतिविधि करने में प्रॉब्लम होगी। जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे हैं, वो कक्ष में चल रहे कार्यक्रम में या फिर पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, रुचि नहीं दे पाएंगे, उनके अंदर भिन्नता की भावना आएगी। तो ये सब चीज़ क्या हुआ गया, अपना शैक्षिक चुनौतियाँ हो गया, किसका, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। क्लियर। चलिए अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का स्वरूप क्या है। अब देखिए, जेंडर विभेद जो है सो परंपरागत चलता हुआ आ रहा है, पहले कुछ ज़्यादा ही था, तो अभी भी उसका बस स्तर चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आधुनिक यूज में अपने मॉडर्न सोसाइटी में मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, ठीक, और उस ऑफिस में 10 एम्प्लाई हैं, ठीक, उसमें 6 अगर मेल हैं और 4 क्या हैं, फीमेल हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई फीमेल ज़्यादा वर्क करके मेल से आगे निकल जाए, तो उनके अंदर में क्या होता है, एक प्रकार की भावना आ जाती है कि कैसे निकल गई, लड़की है, हम उसको ये कर दी, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझसे आगे लड़कियाँ निकल गई। तो ये अब मॉडर्न होते जा रहा है। या फिर लड़कियों का ग्रुप बन जाता है, मान लीजिए कि लड़के का ग्रुप है तो ठीक है, पर उसी लड़कों में से अगर मान लीजिए 2 लड़कियां 4 लड़कों के साथ में है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा मन में, ओ ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि
आप किसी के बारे में भी अपने मन में एक विचार बना लेते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो अभी आपके समाज में, आपके नज़र में जो अभी के टाइम में चल रहा है, खासकर जहाँ पर लड़का और लड़कियाँ की जाती है, उस सारे स्वरूप को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब है देखिए प्रीत सत्ता परिवार की विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए प्रीत सत्ता कहने का मतलब होता है कि पिता का शासन, सिंपल सा बात है, पिता का शासन। अब प्रीत सत्ता में आप मान लीजिए ना कि पुरुष का क्या होता है, प्रधानता होता है। अब इसमें आपसे पहले पूछ रहा है कि प्रीत सत्ता परिवार की विशेषताएं क्या है, मतलब कि ऐसा परिवार जहाँ पे पुरुष की प्रधानता हो, वहाँ पे पिता का शासन हो, तो उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। सबसे पहला क्या होगा कि उनका जो व्यवस्था होगा वो एक रूप में बना होगा। मैं आपको सब हर कुछ बताऊंगा, आराम से सुनते रहिए। सबसे पहला बात क्या हो जाएगा विशेषताएं में, कि वो अपने परिवार के अंदर में एक समन्वय बना के रखेंगे। ठीक, विकास के हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। घर परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनका वो सुरक्षा कर सकते हैं, विशेषता हो गया। शिक्षा को एक रूपता देंगे। ठीक, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे परिवार का। उसके बाद आर्थिक स्थिति संभालेंगे। ये सब क्या हो गया, प्रीत सत्ता परिवार का अपना विशेषताएं हो गया। अब देखिए एक चीज़ हमेशा होता है कि कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, उसका एक निगेटिव स्वरूप होता है और एक अपना पॉजिटिव स्वरूप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीत सत्ता की हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे पिता मतलब कि पुरुष प्रधानता हो, तो उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है कि वो एक आर्थिक स्थिति से मदद करेंगे अपने परिवार में। जैसे कि मान के चलिए कि एक जो लड़की है वो किसी की बहन है, तो बहन उसकी कितनी ही बड़ी हो पर उसके साथ में और उसका छोटा भाई है, तो अपने आप को क्या सिक्योर समझती है, अपने आप को सुरक्षित समझती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है। ठीक, उसी प्रकार से घर की महिलाएं, लड़कियां पुरुष के द्वारा, मतलब कि वहाँ पे कुछ अगर गलत चीज़ भी है तो लोग पहले सोचेंगे कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ज़रूर न उधर से कुछ पुरुष मेरे साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो ये सब क्या होता है, अपना पॉजिटिव चीज़ होता है। उसके बाद सबको एक समान लेकर चलना, सबकी समस्या को देखना और परिवार को मिलाकर चलना। क्लियर है। अब दूसरा इसका निगेटिव पॉइंट क्या होता है कि वो मन में ठान लेते हैं कि नहीं चलो ये लड़की है तो ये घर का खाना बनाएगी, तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, निगेटिव पॉइंट हो गया। मन में सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा जाएगा बाहर पढ़ने, बेटी नहीं जाएगी पढ़ने, ये अपना निगेटिव पॉइंट हो गया। औरत पे, महिलाओं पे दबाव बनाना, उत्पीड़न करना, सो अपना क्या हो गया, निगेटिव पॉइंट हो गया। वो जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को हमेशा करने के लिए उनके ऊपर में उत्पीड़न करना, ये इसका निगेटिव पॉइंट हो गया। तो मैंने आपको इस चीज़ को अलग से थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपका ये लॉन्ग में भी आए तो उसको आप आराम से लिख सकें। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब अपना प्रश्न है कि बालिका शिक्षा हेतु भारत में कदम उठाए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसका आपको वर्णन करना है। अब देखिए भारत में क्या मतलब कि हर जगह आपको लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ इसमें निरंतर होते रहता है। तो अपने भारत में भी सरकार के द्वारा हमेशा से कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से आप मान सकते हैं कि आप सुने होइएगा कि एक योजना बीच में आया था जो कि लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति का योजना था, जिसके तहत लड़कियों को क्या मिलता है, अब 3,000 रुपया मिलता है। ठीक, स्कूलों में जो भी लड़कियां पढ़ती हैं। दूसरा आप सुने होइएगा लड़कियों की प्रगति के लिए एक स्कॉलरशिप भी है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है। उसके बाद अपना एक उड़ान योजना हो गया। ये सब क्या है, बालिका का विकास के लिए है। उड़ान योजना का मतलब क्या हो गया कि इसका मकसद था कि जो भी लड़कियां प्रतिभावान हैं उनको स्कूल से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का सफ़र को आसान बनाना। मतलब कि कोई लड़की अगर तेज़ है तो उसको अगर कोई टेक्निकल नॉलेज लेना है, एजुकेशन लेना है, तो उसको उस दूरी तक जो बीच का मार्ग है उसको इतना सरल बना दिया जाए कि लड़कियां आसानी से उस चीज़ को सीखें। कस्तूरबा गांधी का आप सुने होइएगा, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान भी सुने होइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अपना चलता है। सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। ठीक, ये सब क्या है, लड़कियों के लिए अपने भारत में कदम उठाया गया। शिक्षा में लिंग पूर्वाग्रह को मिटाना, मतलब कि पहले से ही पता नहीं कर लेना कि बेटा है कि बेटी है, इस प्रकार की चीज़ को हम लोग क्या किए हैं, दूर किए हैं। तो ये सब अपना क्या हुआ है, भारत में कदम उठाया गया है। उसके बाद क्या है कि बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने में परिवार एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए अगर कहीं पे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो उसमें सबसे पहला योगदान क्या होता है, उनके परिवार वालों का। जब तक उनके परिवार ये समान भाव नहीं मन में रख लें
कि लड़का और लड़की कुछ भी कर सकता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों को अगर समान हर कुछ मिला जाए तो लड़कियां लड़का दोनों बहुत बेहतर कर सकते हैं, कोई भी अगर उनके बीच में अंतर नहीं किया जाए। तो हमेशा बालिका को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला योगदान किसका होता है? तो परिवार का होता है। परिवार के साथ साथ वहाँ पे जो उसका समुदाय है, अगर समुदाय भी इस चीज़ को सपोर्ट करे और नीचे दिखाने के लिए कोई कमेंटबाजी ना करे, कुछ भी ना करे, तो वहाँ की जो लड़कियाँ होंगी, जो बालिका होंगी, उनका शिक्षा क्या होगा? काफ़ी जगह जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा और उनका विकास जो होगा सो एक अच्छे स्तर से होगा और काफ़ी तीव्र गति से होगा। तो आप अपने मन में एक एग्जाम्पल लीजिएगा कि कोई एक ऐसी लड़की को, मान लीजिए कर्नम मल्लेश्वरी हो गई, मतलब किसी को भी एक आप लेके चलिएगा, कल्पना चावला हो गई, मतलब कि जिसका पूरा परिवार ने सपोर्ट किया हो, ठीक, और समुदाय ने भी सपोर्ट किया हो। क्लियर है? और इस चीज़ को आप यहाँ पे डील कर दीजिएगा। अब इसके बाद अपना लॉन्ग है, जिसमें से किसी एक का आपको आंसर देना होता है, पर मैं तो आपको सब बताऊँगा। इसमें क्या है कि समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने के लिए शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करें। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में सब कुछ डिस्कस किया है कि जो दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए क्या करना है, जो विकलांग है उनके लिए क्या करना है, मंद बुद्धि के लिए क्या करना है, जो श्रवण मतलब सुन नहीं सकते उनके लिए क्या करना है। तो ये सब क्या हुआ? शिक्षा में सिखाने के स्वरूप जितना चीज़ हम लोग यूज करेंगे वो सब चीज़ आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है समावेशी और शिक्षार्थी के लिए मैत्रीपूर्ण कक्षा, मतलब कि एक ऐसा कक्षा जहाँ पे एक समान भाव होगा, तो ऑटोमेटिक ना वहाँ पे जो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं सबके बीच में एक मित्र का भाव आ जाएगा, दोस्ती का आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, स्नेह आ जाएगा। तो समावेशी शिक्षा और आपस में जो प्रेम भाव उत्पन्न होगा उस दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पे लिखना है। कक्षाओं में विविधता और असमानता है, मतलब कि एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार के जाति के, भाषा के, हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार के बच्चे होते हैं, तो वहाँ से जो विविधता निकलती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। असमानता मतलब कि कोई अगर महिला शिक्षिका है वो लड़की से ज़्यादा बात कर रही है, लड़का से कम बात कर रही है, लड़कियों की समस्या पे ध्यान दे रही है, लड़का के समस्या पे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं? लड़का और लड़की के बीच में असमानता का उत्पन्न कर रही है, भाव उत्पन्न कर रही है। उसके बाद है अपना महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण कहने का मतलब हो गया कि जब हमारे समाज में कोई एक लड़का पढ़ाई करता है, कोई एक पुरुष पढ़ाई करता है, तो क्या होता है कि उससे वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, वो खुद एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, एक आदर्श नागरिक बन सकता है। पर जब किसी घर की एक महिला पढ़ाई कर लेती है तो महिला का शिक्षित होने से क्या होता है कि उसका पूरा परिवार क्या हो जाता है? शिक्षित हो जाता है। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, महिला सशक्तिकरण का एकदम सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाएगा कि जब महिलाओं का शक्ति का प्रवाह करना, मतलब कि जब उनके जीवन से जुड़े हर फैसले, कोई लड़की अगर कबड्डी खेलना चाहती है तो कबड्डी खेल सकती है, मतलब कि अपने जीवन से जुड़े हुए हर फैसले को जब वो स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज को क्या करे? एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या कहलाएगा? महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। मतलब कि समाज में उनके वास्तविक अधिकार का उनको प्राप्त करा देना, ठीक, उनको इतना सक्षम बनाना कि वो कुछ भी कर सके, यही क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इसमें उनकी तरक्की के बराबरी के मौके मिलेंगे, वो लड़कों के बराबर रहेगी, एक समान भाव रहेगा, उनको विकास का हर प्रकार का दिया जाएगा मदद, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, हर कुछ उनको मिले ताकि जिसके द्वारा वो क्या करे? अपने सारे डिसीजन को वो स्वयं ले सके और जितनी भी उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं उसको वो तोड़कर आगे विकास की ओर बढ़ सके। यही क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि शिक्षा के ही मामले में देख लीजिए, महिला जो है सो पुरुष की अपेक्षा क्या है? काफ़ी पीछे है। भारत में जो पुरुष लोग हैं उनका शिक्षित दर कितना होता है पता है आपको? 81.3%, जबकि महिला का मात्र कितना है? 60.6%। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारा आंकड़ा ले सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में महिला लोग लगभग कितने काम करती हैं? तो 30%, जबकि पुरुष कितने हैं? 90% हैं। तो ये सब चीज़ में जैसे ही सब कुछ बढ़ रहा है तो यही सब चीज़ क्या कहला रहा है? महिला सशक्तिकरण कहला रहा है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि भारत में महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कितना ज़्यादा भुगतान दिया जाता है? तो 20% कम भुगतान दिया जाता है। समझ रहे हैं? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आप मान लीजिए कि पूरे भारत की आबादी को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका 50% आबादी क्या है? केवल महिलाओं की, मतलब केवल सिर्फ महिला ही हैं 50% में आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जब कोई एक पुरुष पढ़ाई करता है तो उससे वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। पर जब एक महिला को, एक बालिका को, एक लड़की को आप पढ़ाई करवा देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा,
सोचिए कि एक पुरुष से वो खुद शिक्षित हो रहा है, पर एक महिला के शिक्षित कर देने से उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का कितना ज़्यादा महत्व है, कैसे वो लोग आगे बढ़ रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब महिला अपने शक्ति का प्रवाह करके अपना डिसीजन खुद लेने लगे, स्वयं लेने लगे, वही चीज़ क्या कहलाएगा, महिला सशक्तिकरण। क्लियर। इसके बाद अपना पॉइंट क्या है, जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। ये आपके नोट्स का सबसे लास्ट पॉइंट था। जेंडर संवेदनशीलता मतलब कि लिंग के रूप में, पुरुष महिला के रूप में आपको सबको एक समान भाव से देखना है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं, सो चीज़ हो गया। और उस समानता के कारण जो शिक्षा में बदलाव आ रहा है, जो शिक्षा का विकास होगा, उस चीज़ को आपको यहाँ पे डील कर देना है। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ अपने मेहनती दोस्तों को अवश्य इस चैनल से जोड़ें। और इतना कुछ समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8789666040 पे। और अगर आपको नोट्स लेना हो तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। पेमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सिंपल कॉल कर सकते हैं। अपने साथ अपने कॉलेज के, अपने आसपास के दोस्तों को बस इस चैनल से जुड़ें, ताकि उनका, आपका और मेरा सबका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।